हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम करते हैं इस हमारे शानदार और बेहतरीन यूट्यूब चैनल में। आज आप सबके लिए एक बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं जो आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड से जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अक्सर कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ में इससे रिलेटेड कई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट भी आपको मिलते हैं जुड़े हुए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने कई सारे पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हूं। एक बार आप चैनल के अंदर जा कर के ज़रूर विजिट कीजिए और आपको मैं उम्मीद दिलाता हूं कि काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट छोटे छोटे वीडियो में बना करके मैं रखा हूं ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकें और अपने इंजीनियरिंग के फील्ड में यूटिलाइज कर सकें। तो मैं बता दूं कि ये जो आप सेशन देख रहे हैं, इस सेशन से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है कि आप जो है किसी भी सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आने वाले, जैसे मान लीजिए कि आप एसएससी जेई का देना चाहते हैं या फिर डीएमआरसी, यूपी पीसीएल, जेई, एई, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठना चाहते हैं या फिर किसी भी इंटरव्यू में बैठना चाहते हैं, तो यहाँ से एक अच्छा खासा नॉलेज लेकर के आप फ़ायदा ले सकते हैं उन सभी एग्ज़ाम में। तो मैं बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर कंटेंट को प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा और प्रॉपर नोट्स अपना प्रिपेयर कीजिए। उम्मीद दिलाता हूँ कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सेशन पसंद आने वाला है, बहुत ही सॉलिड कंटेंट मिलने वाला है यहाँ पर, जहाँ तक कि अभी तक आपको ना किसी कॉलेज में मिला हो ना किसी कोचिंग में मिला हो, वो कंटेंट मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो चलिए टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट के कॉन्सेप्ट को एक अच्छे लेवल पे हम लोग एंड करने वाले हैं। और इससे पहले मैं बता दूं कि क्या क्या एंड हो चुका है, जो है कि लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव और यूनिलेटरल, बाईलेटरल और सारे बहुत ही कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कॉन्सेप्ट को एंड किया गया है। और इससे पहले मैं बता दूं कि कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, एनर्जी और फिर वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, इन सभी में अगर आपको डाउट होता है छोटे छोटे पॉइंट्स में, तो वो सारे आपको पार्ट वाइज एक एक वीडियो में, सेपरेट वीडियो में बनाया हूं ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो और आप इजीली चीज़ों को सीख सकें। इस वजह से मैं इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इस सेशन को लॉन्च किया हूं आप सबके लिए। अगर मैं इसी सेशन को 2 घंटे 3 घंटे के वीडियो में एक साथ बनाता तो हो सकता था कि आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता और वीडियो को खोजने में आपको दिक्कत होती कि कौन सा टॉपिक किस वाले वीडियो में है और कितने मिनट पे है और किस सेशन में है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए मैं पार्ट वाइज रिकॉर्ड किया हूं ताकि आप इजीली चीज़ों को सर्च कर सकें और मल्टीपल टाइम, एक से ज़्यादा, जितना बार आप देखना चाहें उतना बार देख करके चीज़ों को सीख सकें। अगर किसी भी टॉपिक को अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो टॉपिक का नाम डाल करके और चैनल का नेम आप अगर बगल में लिख देते हैं तो आपको टॉपिक इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट के कॉन्सेप्ट को एक अच्छे लेवल पे एंड करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो गाइस, आपको बता दूँ टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट होता क्या है। देखिए, 2 अलग अलग ग्राफ आपको दिख रहे होंगे, एक टाइम वेरिएंट का है, एक टाइम इनवेरिएंट का है। तो इस ग्राफ से आपको ये पता चल रहा होगा कि टाइम के साथ एक ग्राफ हमारा वेरी कर रहा है और एक क्या है, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक ग्राफ हमारा जो है टाइम के साथ वेरी कर रहा है और एक ग्राफ हमारा क्या कर रहा है, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। मीन्स जो ग्राफ टाइम के साथ वेरी करे वो ग्राफ हमारा क्या कहलाएगा, टाइम वेरिएंट ग्राफ। जो ग्राफ हमारा टाइम के साथ साथ ग्राफ में परिवर्तन आए, जिस ग्राफ में टाइम के वेरिएशन के साथ साथ ग्राफ में चेंजेज आए, वो हमारा टाइम वेरिएंट ग्राफ हो गया। और जिस ग्राफ में टाइम के वेरिएशन के साथ ग्राफ में कोई चेंजेस ना आए, ग्राफ हमारा फिक्स रहे, ग्राफ में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन ना आए, वो हमारा टाइम इनवेरिएंट ग्राफ होगा। ठीक है, या टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग ग्राफ को देख करके समझते हैं। इसके बाद आपको मैं उम्मीद दिलाता हूं कि कोई भी डाउट नहीं रहेगा और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट के कॉन्सेप्ट से। तो देखिए, फिगर नंबर 1 को देखिए और फिगर नंबर 2 को देखिए।
ठीक है। अब इस फिगर में हम लोग देखेंगे तो क्या है कि एक ग्राफ हमारा t इक्वल टू T1 पे बना हुआ है और एक ग्राफ क्या है t इक्वल टू T2 पे बना हुआ है। तो देखिए t इक्वल टू T1 पे हमारा ग्राफ ये है, ठीक है, t इक्वल टू T1 पे हमारा ग्राफ ये है और t इक्वल टू T2 पे ये हमारा ग्राफ ये गया हुआ है, ठीक है। ये दो ग्राफ हैं। तो देखिए जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे हमारा ग्राफ भी बदल रहा है। t इक्वल टू T1 पे ग्राफ हमारा ये था और जैसे ही t इक्वल टू T2 हुआ तो वो ग्राफ हमारा चेंज होकर के यहाँ पर पहुँच गया। मीन्स यहाँ से हमको ये सीखने को मिला कि जैसे जैसे टाइम में वेरिएशन आ रहा है वैसे वैसे हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वेरिएंट का मतलब वेरिएशन, वेरी, चेंज। सिंपल सा नाम से ही हमको क्लियर हो जा रहा है कि वेरिएशन हो रहा है यहाँ पर ग्राफ में। और टाइम इनवेरिएंट, इनवेरिएंट मीन्स जिसमें वेरिएशन ना हो, जिसमें हमारा ग्राफ फिक्स हो। टाइम चाहे कुछ भी हो, t इक्वल टू T1 पे या t इक्वल टू T2 हो या t इक्वल टू T3 हो, यानी टाइम कुछ भी हो उसमें हमारा ग्राफ जो बना हुआ है वो ग्राफ हमारा सेम का सेम रहेगा। तो ये देख सकते हैं हम लोग, एक सिंपल सा हमारा ये लीनियर ग्राफ बना हुआ है। t इक्वल टू T1 के लिए भी यही ग्राफ है, t इक्वल टू T2 के लिए भी यही ग्राफ है और t इक्वल टू T3 के लिए भी यही ग्राफ है। यानी कि जितना भी टाइम है, जो भी टाइम वेरी हो रहा है, सभी टाइम के लिए ये हमारा लीनियर ग्राफ यही है। यानी टाइम के साथ ये हमारा वेरी नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट, ठीक है, या टाइम इनवेरिएंट ग्राफ। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब हम लोग एक अच्छे और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मज़ा आने वाला है आपको। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, वो कुछ अलग है। तो आइए देखते हैं क्या है वो। ओके गाइस, तो अब हम लोग लम्प्ड पैरामीटर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर को समझते हैं। ठीक है, लम्प्ड पैरामीटर, सबसे पहले ये जान लीजिए लम्प्ड पैरामीटर क्या होता है या और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर क्या होता है। कि कोई भी सपोज कीजिए कि ट्रांसमिशन लाइन है, वो 50-60 किलोमीटर की दूरी के रेंज में फैला हुआ है। ठीक है, अब उसमें हमको किसी भी तरह की उनके पैरामीटर को कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो उस कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम लोग लम्प्ड पैरामीटर का यूज करते हैं। मीन्स कि जो 50-60 किलोमीटर दूरी का जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको एक हम छोटे से पार्ट में कंसीडर करके उस पैरामीटर के थ्रू हम लोग उसकी कैलकुलेशन को इजी बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा 10 किलोमीटर का, सपोज कीजिए कि 10 किलोमीटर का हमारा ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, 10 किलोमीटर का हमारा ट्रांसमिशन लाइन है और उसको हम लोग एक छोटे से पार्ट में लेकर के समझते हैं। ठीक, ये है हमारा, ठीक है, सपोज कीजिए कि ये हमारा क्या है, 10 किलोमीटर का ट्रांसमिशन लाइन, 10 किलोमीटर का ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, अब हमको 10 किलोमीटर, यानी कि 10 किलोमीटर काफ़ी बड़ा रेंज होता है, तो उसके अंदर हमको किसी भी पैरामीटर को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है इजीली। तो इस पूरे पैरामीटर को हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर है। यही हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है कि फैला हुआ, लेंथ काफ़ी लॉन्ग, काफ़ी लंबा, काफ़ी बहुत दूरी तक, तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड बोलेंगे। और लम्प्ड पैरामीटर कि उस डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर से एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करेंगे और उसके थ्रू हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारे पैरामीटर का कैलकुलेशन मैं आने वाले लेक्चर में मैं बताऊंगा। इसमें मैं बस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा। ठीक है, कि क्या होता है लम्प्ड पैरामीटर और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, और इनकी कैलकुलेशन को मैं आने वाले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो वो ट्रांसमिशन लाइन जब मैं समझाऊंगा, जब मैं बताऊंगा, उस समय मैं डिस्कस करूंगा। तो मान लीजिए कि ये हमारा 10 किलोमीटर का लेंथ है, इस लेंथ को मैं छोटा कर दिया। ठीक है, कोई एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लिया। ठीक है, इसका छोटा सा पार्ट ले लिया। इसका इस ट्रांसमिशन लाइन का जो रजिस्टेंस है ये मान लेते हैं 5 ओम है। ठीक, ये पूरा ट्रांसमिशन लाइन है 10 किलोमीटर का, इसका रजिस्टेंस 5 ओम है। अब इसमें हमको पैरामीटर को कैलकुलेट करना है, तो वो इतना टफ
है कि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमको कैलकुलेट करना है तो लम्प्ड पैरामीटर के थ्रू हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इस ट्रांसमिशन लाइन के एक छोटे से पार्ट को कंसीडर करेंगे, ठीक है, स्मॉल पार्ट को, और यहाँ से मान लेते हैं कि छोटा सा पार्ट हमने 5 ओम का ले लिया रजिस्टेंस, छोटा सा पार्ट कंसीडर किया, सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंथ को हमने कंसीडर किया और उसका रजिस्टेंस 5 ओम है, ठीक है। पूरा 10 किलोमीटर का जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका रजिस्टेंस अगर 5 ओम है तो इस छोटे वाले पार्ट का भी जो रजिस्टेंस होगा वो भी 5 ओम ही होगा, ठीक। तो ये 5 ओम है। तो यही चीज़ हमको लम्प्ड पैरामीटर बताता है कि किसी भी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है या फिर बहुत ही लार्ज दूरी पर है तो उसको हम लोगों को सॉल्व करने के लिए, उसकी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम लोग लम्प्ड पैरामीटर का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्पेस एंड लेंथ आर नेग्लेक्टेड। स्पेस एंड लेंथ यानी लेंथ को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये 10 किलोमीटर है तो इस 10 किलोमीटर को नेग्लेक्ट कर देंगे और इसका स्मॉल अमाउंट ले लेंगे, और इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस रिजल्ट फास्ट रिजल्ट के लिए यूज करते हैं। यानी कि हम छोटा से अमाउंट को लेकर के कैलकुलेट करेंगे, जितना छोटा होगा, सपोज कीजिए कि आप मैथ का सवाल लगा रहे हैं तो आपको न्यूमेरिकल अगर 4-5 पेज का दे दिया जाए तो 4-5 पेज का न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी लॉन्ग समय लगेगा, काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। अगर वही न्यूमेरिकल को हम लोग छोटा बना दिया जाए या फिर और कोई ट्रिक के थ्रू अगर आपको सॉल्व करना हो तो वो आपको कम समय देगा और फास्ट रिजल्ट देगा उसी का, ठीक है। तो रिजल्ट हमको कम समय में मिलेगा, हो सकता है आधे पेज में ही उसका सॉल्यूशन आ जाए और फास्ट रिजल्ट हमको मिल जाए। तो वही यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये ट्रांसमिशन लाइन है, इसका हम लोग लम्प्ड पैरामीटर का यूज जो करते हैं वो अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस के लिए करते हैं। रिजल्ट जो आएगा फास्ट आएगा लेकिन एक्यूरेट नहीं आएगा, कुछ न कुछ इसमें कमियां रह जाएंगी। जो रिजल्ट इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो हमको एक्यूरेट नहीं देगा, मतलब कि अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन मिलेगा। यानी कि जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि इसका रजिस्टेंस ही हमको कैलकुलेट करना है, तो अगर मान लीजिए 5 ओम आ रहा है तो हो सकता है कि ये 4.9 आ जाए या फिर 4.5 आ जाए, यानी कि एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं देगा, बट इसके आसपास का ही अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन हमको अवेलेबल होगा लम्प्ड पैरामीटर के थ्रू, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन तो ईजी होता है, ईजी होता है, बट जो रिज़ल्ट होता है वो एक्यूरेट हमको नहीं मिलता है। और इसके ऊपर जो है लम्प्ड पैरामीटर पे हम लोग ईजिली अप्लाई कर सकते हैं ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ इस पे ईजिली अप्लाई हो सकता है, और ये एप्लीकेशन, ये अप्लाई जो है आप लोगों को आने वाले लेक्चर में मैं बताऊंगा जब मैं ट्रांसमिशन लाइन को डिस्कस करूंगा तब। अभी मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि लम्प्ड पैरामीटर के थ्रू क्या क्या पॉसिबल है और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर के थ्रू क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो लम्प्ड पैरामीटर आपको समझ में आ गया होगा क्या है कि स्पेस और लेंथ को नेग्लेक्ट कर देते हैं। लम्प्ड पैरामीटर को हम लोग यूज करते हैं अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस के लिए, और जो इसका रिजल्ट आता है वो फास्ट आता है, ठीक है, बट एक्यूरेट नहीं आता। अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन देता है हमको, एक्यूरेट नहीं देता है, ठीक। और इसका कैलकुलेशन जो है ईजी होता है, कैलकुलेशन करना ईजी होता है। अगर आपको मैं कह दूं कि 2 + 3 जोड़ने के लिए तो आप 5 निकाल दोगे ईजिली। अगर मैं कहूँ कि इसी को आप भाग दो, ठीक है, और इसका रिजल्ट 5 ही आएगा, कोई भी संख्या है, तो भाग देने में आपको ज़्यादा समय लगेगा, फिर भाग दो, फिर हो सकता है मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद एडिशन करो, तब जा कर के अगर आपको 5 मिल रहा है तो वो काफ़ी लॉन्ग समय लग रहा है। मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, और इसी को मैं जान रहा हूँ कि अगर इसको हमको भाग न दे करके डायरेक्ट ऐड कर दूँ तब भी हमको 5 मिल जाएगा। थोड़ा सा आसपास की वैल्यू मिलेगा, लेकिन एक्यूरेट नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अप्रॉक्सीमेट हमको कैलकुलेशन मिल जाएगा उसका। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम लोग लम्प्ड पैरामीटर का यूज किए। अब डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है कि स्पेस एंड लेंथ को हम लोग क्या करते हैं, आर नॉट
नेग्लेक्टेड। यहाँ पर जो स्पेस और लेंथ है उसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, कंसीडर करके चलेंगे कि ये अगर 10 किलोमीटर का ट्रांसमिशन लाइन है तो ये 10 किलोमीटर हमको पूरा कंसीडर करना पड़ेगा। इसमें हम लोग कोई छोटा सा स्मॉल पार्ट, जैसे यहाँ पर हम लोग स्मॉल पार्ट को कंसीडर किए तो वो हमको कंसीडर नहीं करना है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट कहता है कि आप छोटा सा पार्ट को नहीं लेंगे, आपको पूरा पार्ट कंसीडर करना ही करना है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब यही होता है, ठीक। और इसमें क्या होता है कि जो इक्वेशंस होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा, जो इक्वेशन हमको मिलेगा वो कॉम्प्लेक्स मिलेगा, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मैथमेटिक्स में देखने को मिल जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन मिलता है तो वो चीज़ें अगर डिफरेंशियल, इसकी भी कॉन्सेप्ट को मैं आने वाले ट्रांसमिशन लाइन के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। बस यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है लम्प्ड पैरामीटर में और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर में। तो इक्वेशन जो हमको मिलेगा वो कॉम्प्लेक्स मिलेगा। कौन सा इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में मिलेगा। उसको डिफरेंशिएट कीजिए, फिर जा कर के हमको रिजल्ट मिलेगा। तो क्या होगा, इससे डिफरेंशिएशन करने में काफ़ी समय लगेगा, ठीक। पूरे ट्रांसमिशन लाइन के लेंथ को कंसीडर करना पड़ेगा, उसके पैरामीटर को कंसीडर करना पड़ेगा। तो इट विल टेक सम टाइम, बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा। और जो रिज़ल्ट हमको मिलेगा वो एक्यूरेट मिलेगा। यहाँ पर अगर पूरी हम सब कुछ पैरामीटर को अच्छे तरीके से कंसीडर करें तो रिजल्ट तो हमको एक्यूरेट मिलना ही मिलना है, बट स्लो आएगा। क्यों स्लो आएगा? यहाँ पर हमको डिफरेंशियल इक्वेशन भी करना पड़ रहा है, और जितना लंबा ट्रांसमिशन लाइन होगा उनकी लेंथ को, उनकी अलग अलग पैरामीटर को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो कंसीडर करने में हमको टाइम लगेगा, तो रिजल्ट हमको स्लो तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। यहाँ पर ओम्स लॉ एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पर क्या एप्लीकेबल नहीं है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो ये सारे जो रेड कलर से मार्कर के थ्रू मैं लिखा हूँ, तो ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पुटअप हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोगों को माइंड में रखना है। तो इसमें हम लोग क्या एप्लीकेबल नहीं कर सकते? केवीएल और केसीएल यहाँ पर हमारा फेल हो जाता है, ठीक। ओम्स लॉ तो एप्लीकेबल है इजीली, ओम्स लॉ तो हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो केवीएल और केसीएल हमारा आएगा वो फेल हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था लम्प्ड पैरामीटर और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। तो ये सारे पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप लोग रिवाइज कर लेंगे, अपने नोटबुक में मेंशन कर लेंगे। इन सभी कॉन्सेप्ट के थ्रू आप सेमेस्टर एग्जाम में भी इस तरह से लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और साथ में इसी कॉन्सेप्ट, इसी पॉइंट के थ्रू डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पूछ लेगा कि ओम्स लॉ, सॉरी मान लेते हैं कि पूछ लिया कि केवीएल एंड केसीएल आर नॉट एप्लीकेबल इन विच पैरामीटर, या नॉट एप्लीकेबल या फेल इन विच पैरामीटर, तो आप सीधे बता देंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, ठीक। और कैलकुलेशन किस में ईजी होता है, लम्प्ड पैरामीटर में या डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर में? कैलकुलेशन तो ईजी होता है, यानी स्लो फास्ट रिजल्ट मिलता है। तो आप बताएंगे कि कैलकुलेशन ईजी होता है बट फास्ट रिजल्ट मिलता है, तो आप लम्प्ड पैरामीटर को कंसीडर करेंगे, बट नॉट एक्यूरेट नहीं आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लोग इन सभी पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छे तरीके से और ज़बरदस्त तरीके से पसंद आया होगा। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में नए कॉन्सेप्ट और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए और सेशन को एंजॉय करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।